नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश की दोनों सदनों ने बाकायदा चर्चा करके वक्फ संशोधन बिल पास करवाया, राष्ट्रपति की मुहर लगी और फिर कानून बना। लेकिन बंगाल में जिस तरीके से हिंसा भड़की है और लगातार टीएमसी की तरफ से बयान आ रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ममता बनर्जी नहीं चाहती कि उनके प्रदेश में शांति रहे। इसीलिए वो पहले कह रहे हैं कि हम कानून लागू नहीं करेंगे और फिर उसके बाद हिंसा भी उसी के बाद भड़क रही है। अब जब हिंसा भड़की है तो फिर देश और दुनिया से तमाम बयान आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर बात हो रही है और कहा जा रहा है कि उनकी स्टाइल में ही दंगाइयों का इलाज अच्छे से किया जा सकता है। सीएम योगी ने कहा, लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं और इनका इलाज सही तरीके से होगा तभी शांत बैठेंगे। अखिलेश यादव को इस पर मिर्ची लग गई, उन्होंने भी तमाम बातें कही। ऐसे में बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरे मामले में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहला सवाल यही, दंगा है, बवाल है, चलिए हो गया, मैं मान रहा हूं, उसके बाद तो दंगाइयों के लिए कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। दंगा हो नहीं गया है, दंगा कराया गया है। ये कोई अचानक सुलग नहीं गई है। किसने कराया? जानबूझ करके चिंगारी भड़काई गई। किसने? राज्य पोषित है, राज्य पोषित है, इसमें कोई संशय नहीं है। ममता बनर्जी के संरक्षण में है, राज्य सरकार के द्वारा पुष्पित पल्लवित ये दंगा है। दंगाइयों को पूरी तरह से सत्ता का संरक्षण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मजहबी तुष्टीकरण की अपनी राजनीति के चलते ममता बनर्जी ममता बरसा रही है इन दंगाइयों पर, और उसके कारण से आज बड़े पैमाने पर बहुसंख्यक हिंदुओं का आज वहां कत्लेआम हो रहा है, उनकी संपत्तियों को लूटा जा रहा है, उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप चुन करके जनप्रतिनिधि हुए हैं, आप सबके जनप्रतिनिधि हैं, जिन्होंने वोट दिया है उनके भी और जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनके भी। राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि कानून व्यवस्था हर हालत में लागू करे। लेकिन वक्फ एक संघीय ढांचे का कानून जो सभी राज्य में हर स्थान पर लागू करना यह संवैधानिक उत्तरदायित्व है। ये जानते बूझते हुए भी जानबूझकर चुनाव को भड़काने के उद्देश्य से, मजहबी वोट बैंक को गोलबंद करने के उद्देश्य से ममता बनर्जी एक हल्का बयान देती है, जानबूझ करके आग भड़काने का प्रयास करती हैं, उसमें घी डालने का प्रयास करती हैं और उसकी परिणति आज दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसक वारदातें हुई हैं। लेकिन राकेश जी, हिंसक वारदातें हुई, आप लोग कह रहे हैं टीएमसी करवा रही है, ममता बनर्जी करवा रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी दंगा करवा रही है, कुणाल घोष कह रहे हैं कि बीजेपी दंगा करवा रही है। देखिए, अखिलेश यादव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश में भी हुआ करते थे। याद करिए मुजफ्फरनगर का दंगा, कि कैसे शासन सत्ता के द्वारा वो पुष्पित पल्लवित था, कैसे दंगाइयों को मुख्यमंत्री के राजकीय विमान से बुला करके मुख्यमंत्री आवास में चाय नाश्ता कराया जा रहा था, और उसके कारण से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगा महीनों तक सुलगता रहा। सैकड़ों लोगों को अपने घर बार से बेदखल होना पड़ा, दर्जनों लोगों की जान गई थी, और उत्तर प्रदेश में ये नियति बन गई थी। दिन हफ्ते में कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में कर्फ्यू लगाना पड़ता था। तो अखिलेश जी को बहुत साम्यता महसूस हो रही है। उनको लग रहा है कि जैसा शासन मैंने चलाया था उत्तर प्रदेश में, ऐसा ही शासन ममता दीदी चला रही है, इसलिए ममता जी के साथ वो हमदर्दी रख रही है। क्योंकि आतंकियों के प्रति, उपद्रवियों के प्रति, गुंडा तत्वों के प्रति, माफियाओं के प्रति हमदर्दी इन दोनों में बराबर है। ममता दीदी अपनी ममता लुटाती है और अखिलेश यादव उन पर भाईचारा बनाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब मार गिराया था तो अखिलेश जी ने कहा था कि भाईचारा खतरे में है, या अपराधियों के साथ भाईचारा रखना। अभी आजमगढ़ गए थे गैंगस्टर के यहाँ, तो अखिलेश यादव जी का अपराधियों के साथ नाता ठीक वैसा ही है जैसा ममता बनर्जी का दंगाइयों के साथ है। लेकिन राकेश जी, सवाल तो फिर यह भी उठता है ना कि अगर बंगाल ममता बनर्जी से नहीं संभल रहा, कोई पहली बार नहीं है, और मैं शायद चाहता नहीं हूं लेकिन दावा कर सकता हूं कि आखिरी बार भी नहीं है बंगाल में ऐसे दंगे, आगे भी आपको देखने को मिलेंगे, कुछ त्यौहार आएंगे तो उसमें भी आपको सुनने को मिलेगा। तो फिर केंद्र सरकार अपने हाथों में चीजों की क्यों नहीं ले रही है अगर स्थिति नहीं कंट्रोल में है वहां पर राज्य सरकार के? तो देखिए, हम संघीय ढांचे में यकीन रखते हैं, लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, और पश्चिम बंगाल की जनता ने जो जनादेश दिया है हम उस पर यकीन रखते हैं। हम कभी भी इस बात के पक्षधर नहीं होते कि जो व्यवस्था संविधान ने राज्य सरकार को सौंपी है उस व्यवस्था में हस्तक्षेप करके उसको अपने हाथ में ले लिया जाए। जनता ने चुन करके उनको मुख्यमंत्री बनाया है और उनको उत्तरदायित्व सौंपा है कि वो वहां राज्य में कानून व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने का काम करें, लोगों की सुरक्षा करने का काम करें। दुर्भाग्यपूर्ण है
कि वो अपने दायित्व कर रही है, लेकिन हम इस पूरे मामले को जनता की अदालत में फिर लेकर के जाएंगे और हम जनता के बीच से ही इसका समाधान ढूंढने का काम करेंगे, क्योंकि प्रतिपक्ष तो चाहता यही है कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रपति शासन लगा दे और इनको फिर एक मिल जाए जिसको लेकर के बार बार ये उछालें कि देखिए संविधान खतरे में आ गया, देखिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा रहा है, देखिए विपक्षी दलों की सरकारें बर्खास्त की जा रही हैं। लेकिन ऐसा कोई मौका हम उनको देने वाले नहीं है, हमें पूरा भरोसा है। लेकिन केंद्र सरकार मौन भी नहीं रहेगी। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की जितनी मौजूदगी की आवश्यकता होगी राज्यपाल के द्वारा उन चीजों को सुनिश्चित कराने का काम किया जाएगा। हम लगातार ये प्रयास करेंगे कि कोर्ट के माध्यम से हम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तौर पर वहां पीड़ित जनता के साथ पूरी तरह से खड़ी है और सड़क से लेकर के सदन तक हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि स्थिति हाथ से निकल जाए राष्ट्रपति शासन लगाने की, जब तक आप लोग सोचें। नहीं, मुझे लगता है कि स्थिति हाथ से निकलने नहीं पाएगी, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में आज वहां मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी अब वो कमजोर स्थिति में नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत विपक्ष के नाते प्रशासन पर भी दबाव बनाने का काम करेगी। हम जुडिशरी में भी इस मामले को लेकर के जाएंगे और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इन दंगाइयों को हम खुली छूट नहीं लेने देंगे और ममता बनर्जी को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो इन दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई करें, अपनी ममता लुटाना बंद करें। हमें पूरा विश्वास है कि बंगाल की स्थितियों को कंट्रोल करने में भारतीय जनता पार्टी अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। लेकिन राकेश जी, क्या ये भड़काना नहीं हो गया कि सीएम योगी बयान दे रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए? ये कोई नई बात नहीं है ना। सठे साठ्यम समाचरेत तो हमारे ग्रंथों में लिखा है इन उपद्रवियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या इन उपद्रवियों की फूलमाला से आरती करनी चाहिए? क्या इन उपद्रवियों के प्रति किसी प्रकार की नरमी बरती जानी चाहिए? क्या ये डंडे से ही ठंडे होते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी जब ये बात कह रहे हैं तो अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? उत्तर प्रदेश किस तरह से इस बात के लिए मजबूर था कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे लगातार होते थे, जातीय संघर्ष होते थे। लेकिन आज पूरी तरह से जातीय संघर्ष हो या सांप्रदायिक दंगों हो, उनको रोकने का काम हमने किया है कानून के डंडे से, और कानून के डंडे से ही उपद्रवी ठंडे पड़ते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। और ममता दीदी को सबक लेना चाहिए उत्तर प्रदेश से कि कैसे उत्तर प्रदेश को हमने कंट्रोल करने का काम किया है, नियंत्रित करने का काम किया है। ममता जी के अंदर भी अगर थोड़ा भी आत्मसम्मान, स्वाभिमान बचा हुआ है, संविधान के प्रति उनका उत्तरदायित्व की उनको आज थोड़ी भी मर्यादा बची हुई है, तो उनको कानून का राज स्थापित करने के लिए इन दंगाइयों पर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं, टीएमसी के नेता कुणाल घोष कह रहे हैं कि बीएसएफ, केंद्रीय बल और जो शामिल थे और बीजेपी के नेता, ये सब मिलकर बीएसएफ तक पर भी आरोप लगा दे रहे हैं वो लोग कि बाहर से लोगों को लेकर आए और यहां पर दंगे करवाए। उन्होंने कहा घुसपैठियों ने दंगे किए और बीएसएफ की मिली भगत से वो घुसपैठी आए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि केंद्रीय संस्थाएं हो, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल हो, चाहे वो केंद्रीय संस्थाएं हो, ईडी हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स जैसी संस्थाएं हो, इवन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक को लेकर के जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस किसी पार्टी के अवयव नहीं है, ये किसी पार्टी के तत्व नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को आंतरिक सुरक्षा के लिए मौके पर लगाना पड़ता है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां होती हैं। राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, पुलिस का उत्तरदायित्व है। दुर्भाग्य यह है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस अपने उत्तरदायित्व को निर्वहन करने में पूरी तरह से फेल हो रही है। आज वो टीएमसी वर्कर्स के साथ तरह से काम कर रही है और ये वही पैटर्न है जिस पैटर्न के खिलाफ ममता बनर्जी खुद लड़ा करती थी। याद करिए वाम दलों की सरकार समय में ऐसे ही सत्ता गुंडागर्दी होती थी और इसे सत्ता पोषित गुंडागर्दी के खिलाफ ममता बनर्जी लड़ा करती थी। लेकिन आज जब वो सत्ता में आई है तो यही वाम दल का एक नया चेहरा ममता बनर्जी के रूप में दिखाई पड़ रहा है। आज जिहादियों का जितना ज्यादा संरक्षण ममता बनर्जी कर रही है, देश में दूसरा कोई राजनीतिक दल इतना जिहादियों का संरक्षण करने वाला नहीं है। और कई बार तो ममता बनर्जी असदुद्दीन ओवैसी को भी फेल करते हुए दिखती है। आज मजहबी तुष्टीकरण की गोलबंदी करने के लिए वो हर प्रकार के अपने उत्तरदायित्व को ताक पर रख रही है। अच्छा, ओवैसी का जिक्र हुआ है तो ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से सदन में पहले तो बिल फाड़ा, फिर उसके बाद बाहर आए, जब कानून बन गया तो कहने लगे कि पहले मस्जिदें छीनी, अब जमीन छीन लेंगे, मुस्लिमों के बीच जाना शुरू किया। वो ओवैसी अब मुर्शिदाबाद, 24 परगना, हावड़ा और तमाम जिलों में दंगे होने के बाद कह रहे हैं मैं टीएमसी का प्रवक्ता थोड़ी हूं जो इन बातों पर बोल दूं। देखिए, सच बात यह है कि वहां पीड़ित हिंदू है, इसलिए उनकी आवाज उठाने का उत्तरदायित्व तो ओवैसी का हो भी नहीं सकता है। ओवैसी तो उन दंगाइयों के साथ खड़े हैं, इसलिए ओवैसी जैसे लोगों के मन में संवेदनाएं हो भी नहीं सकती हैं। आज दुर्भाग्य यह है कि हिंदुओं की बात कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरा कोई राजनीतिक दल भारत में नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
देश में आज जाति के आधार पर, मत के आधार पर, मजहब के आधार पर पार्टियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं करके दिखाया है। लेकिन हिंदुओं की अगर इस प्रकार से अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मजबूती के साथ ये आवाज भी उठाएंगे और कार्रवाई के लिए मजबूर ही करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि बंगाल की जनता इन बातों को देख रही है और इसीलिए हर प्रकार के प्रलोभनों से ऊपर उठ करके ममता बनर्जी सरकार को घुटने पर आने के लिए मजबूर करेगी, इन दंगाइयों का संरक्षण बंद करने के लिए मजबूर करेगी। ममता बनर्जी सरकार को इसके लिए सत्ता से उखाड़कर फेंकने का काम करेगी। तो सत्ता की ही तो बात है सब कुछ। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए ऐसी स्थितियां पैदा कर रही ताकि कल को राष्ट्रपति शासन लग जाए और फिर उसके बाद अपने हिसाब से चुनाव करवाया जाए। नहीं, ये उत्तरदायित्व तो पश्चिम बंगाल की सरकार का है। सरकार का उत्तरदायित्व था कि इस तरह के दंगे की नियंत्रण को नियंत्रित करना। क्यों ममता बनर्जी ने जानबूझ करके वक्फ के कानून को लेकर के ऐसी हल्की बयानबाजी की? क्यों वक्फ के कानून को लेकर के संभावित इस प्रकार के खतरों का आकलन पहले नहीं किया गया? क्यों मुर्शिदाबाद जैसे जगहों पर जिस प्रकार की हिंसक वारदातें हुई उनको समय रहते काबू नहीं किया गया? और क्यों उपद्रवियों पर अब तक जो माकूल कार्रवाई की जानी चाहिए वो अब तक नहीं की जा रही है? ये सारी बातें स्पष्ट कर रही हैं। और ममता बनर्जी के पीछे एक पूरा इकोसिस्टम है जिसमें इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी, अब देखिए ना, मौन साध करके राहुल गांधी बैठे हैं। आज मुर्शिदाबाद की पीड़ा उनको दिखाई नहीं पड़ रही है, पलायन करते हुए लोग उनको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज कहीं पर पीड़ा होती है तो पीड़ित व्यक्ति की जाति देखी जाती है, उसका मत मजहब देखा जाता है और उसके आधार पर प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी, पीड़ित कोई भी व्यक्ति हो, हम पीड़ित की व्यक्ति के साथ खड़े हैं, उसकी पीड़ा में खड़े हैं, उसकी संवेदना के साथ खड़े हैं और उसको न्याय दिलाने के लिए हर प्रकार की लड़ाई में उसके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन दूसरा पक्ष भी तो कह रहा है कि हम उनके साथ खड़े हैं, ममता बनर्जी के साथ, जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव तो दंगाइयों के साथ पहले भी थे, वो तो अतीक और मुख्तार के सरपरस्त रहे हैं। तो ऐसे अपराधियों के सरपरस्त रहे जिन्होंने आतंकियों से मुकदमे वापस लेने की पैरवी की हो, उनको दिखाई पड़ रहा है कि पश्चिम बंगाल के बहाने वो भी उत्तर प्रदेश के उन दंगाइयों को संरक्षण देने की अपनी उस कसमों को फिर वापस याद दिलाएं। लेकिन अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो, ये मजहबी तुष्टीकरण की दुकान अब नहीं चलने वाली है। इस दुकान पर एक बड़ा ताला लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि विकास सबके लिए जरूरी है। सबके लिए, सहअस्तित्व के लिए, साथ रहने के लिए विकास का होना जरूरी है। हिंसा जहां भी होगी वहां विकास पतन की तरफ जाएगा, लोग पिछड़ेपन की तरफ जाएंगे और इससे आगे निकलने के लिए जरूरी है कि शांति व्यवस्था बहाल हो, लोगों के साथ समता का व्यवहार हो। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि लोगों को बरगलाया जाता है, बहलाया जाता है और कानून व्यवस्था को ताक पर रख करके ऐसे पीड़ित और प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसके लिए हर प्रकार के यत्न किए जाएंगे। ठीक है राकेश जी, आखिरी सवाल। नागपुर में दंगे हुए, सेम पैटर्न था जो मुर्शिदाबाद में रहा, जो 24 परगना में रहा, जो हावड़ा में रहा, जो अलग अलग भांगर में रहा। जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता, जो दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई, सेम पैटर्न रहा जो नागपुर में रहा। बांग्लादेश में भी यही पैटर्न था। तीनों जगहों को अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में भी यही पैटर्न था। इसी पैटर्न पर दंगे हुए, हिंदुओं को मारे गए, हिंदुओं को टारगेट किया गया। अगर बांग्लादेश का पैटर्न देश में यूज हो रहा है तो इसमें दो बातें। पहली बात, वो कौन लोग हैं जो बांग्लादेश की मानसिकता से चल रहे हैं, और दूसरी बात, केंद्र सरकार क्या कर रही है अगर बांग्लादेश तक का इंटरफेरेंस इस तरीके से हो रहा है तब। देखिए रोहित जी, आपके जो सवाल है, इन सवालों के जवाब को तलाशने के लिए आपको अतीत में जाना पड़ेगा। ये वही मानसिकता जाहिलियत भरी है जिसपे भारत और पाकिस्तान के दो टुकड़े कराए थे। ये वही जाहिलियत भरी मानसिकता है जो देश से ऊपर अपने मजहब को रखने का काम करती है। और इसीलिए ये लोग जानबूझ करके किसी भी स्थिति में, और ये केवल आज भारत की अवस्था नहीं है, आपने बांग्लादेश तक का जिक्र किया, आप दुनिया भर के किसी भी मुल्क का जिक्र करके देखिए कि जहां जहां भी ये जाहिलियत भरी मानसिकता होती है वहां वहां इस प्रकार के उपद्रव होते हैं, दंगे होते हैं, हिंसक वारदातें होती हैं। इस जाहिलियत भरी मानसिकता से लड़ने के लिए आज चौतरफा प्रहार करना होगा और सबको साथ एकजुट होकर के खड़ा होना होगा, क्योंकि हिंसा से किसी बात का समाधान नहीं हो सकता और ऐसी हिंसक प्रवृत्तियों पर कठोर कानून के डंडे से समाधान करने की आवश्यकता है। हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान करें और ऐसे भड़काऊ बयान देने वाले लोगों को चिन्हित करने का काम करें, क्योंकि आखिरकार जब भी आग लगती है, जब भी दंगे होते हैं, सांप्रदायिक हिंसा होती है, तो नुकसान हर पक्ष का होता है। धंधे हर पक्ष के बंद होते हैं, विद्यालय हर पक्ष के बच्चों के लिए बंद होते हैं, दवाइयां बुजुर्गों की हर पक्ष के लोगों के लिए बंद होती है। आज मुर्शिदाबाद के क्या हालात हैं? क्या ये हालात किसी मत मजहब के लिए अनुकूल हैं? ये जब भी इस प्रकार की दंगे की घटना होती है, हिंसक घटनाएं होती हैं, तो उसमें नुकसान सबका होता है। ये बात समझने की आवश्यकता है। और जो जाहिलियत भरी मानसिकता वाले लोग हैं, जो सीमा के उस पार चले गए थे अपना पाक वतन खोजते हुए, उनकी कुछ संततियां अभी भारत के भीतर रह गई हैं, जो रह रह कर सर उठाती हैं, जो रह रह करके पाकिस्तान के जीतने पर खुश हो जाया करती हैं और रह रह करके भारत के भीतर
भारत के खिलाफ षड्यंत्र छेड़ने की लगातार साजिशें रचती है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करेगी। ठीक है राकेश जी, फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है पश्चिम बंगाल में, उस स्थिति को नियंत्रित किया जा रहा है, केंद्रीय बल लगे हुए हैं और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। ऐसे में राकेश त्रिपाठी जी ने अपने विचार यहां पर साझा किए और उन्होंने बताया किस तरीके से चीजें बंगाल में अनियंत्रित हुई और उसे केंद्र किस तरीके से ठीक करने का प्रयास कर रहा है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बाकी आप दर्शकों की राय क्या है बातचीत सुनने के बाद बताइएगा, जरूर बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।